दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड और एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कॉमर्स सेक्टर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पिछले 3 वीडियो में पिछले 4 वीडियो बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड मैं दे चुका हूं आपको। पहले वीडियो में बेसिक बताया था, दूसरे में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बताया था, तीसरे में एडजस्टेड पीएल बताया था, चौथे में फंड फ्लो स्टेटमेंट बताया था और आज 5वें वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने आया हूं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हों। और बेसिकली जितने भी आज एडजस्टमेंट बताने वाला हूं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स की बात की जाती है। तो ये एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जब हम बात करेंगे तो ये एडजस्टमेंट नहीं पता होगी तो लॉन्ग फॉर्मेट में आने वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे तो वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर अगर आपको ये एडजस्टमेंट पता है तो आपका एक क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन वहां पर परफॉर्म किया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं। तो आज हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में बात करने वाले हैं बेसिकली एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्वेश्चन में हो सकता है नंबर 1 पर देखें कि आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल ही ना दी गई हो। अगर कैपिटल नहीं दी गई होगी, यहां पर कैपिटल नहीं हो सकता है, तो यहां नंबर 1 पर बात करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको करंट ईयर प्रॉफिट ही ना दिया गया हो, करंट ईयर प्रॉफिट ही ना दिया गया हो। अगर करंट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया गया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आपको करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो या ना हो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। मान लो ना हो तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको ड्राइंग्स जरूर दे रखी होगी, ड्राइंग्स दे रखी होगी जरूर, 100% आपको ड्राइंग्स दे रखी होगी। तो ड्राइंग्स प्लस इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स और शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुई है उसको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ना मानते हुए उसे हम प्रॉफिट का शेयर मानेंगे। क्यों मानेंगे उसका शेयर, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड जो आप हेडिंग डालते हो उसमें 2 बातें लिखी जाती हैं, एक तो होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आल्सो द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये मानेंगे कि शेयर कैपिटल को इशू नहीं किया था, वो हमारा प्रॉफिट था जिसने शेयर होल्डर्स फंड को बढ़ा दिया है। तो ड्राइंग्स और इंक्रीज इन शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको करंट ईयर का प्रॉफिट पता हो जाएगा। बात क्लियर? जी हाँ सर, क्लियर हो गई है। अच्छा, नंबर 2 पर बात करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड, दोनों ही चीजें दी गई हो। ऐसा कब होगा, तो यहां देखेंगे तो हम लोग जाएंगे जब बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर जब हम एडजस्टमेंट में आएंगे तो वहां लिखा होगा टैक्स पेड। एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा टैक्स पेड। अब हमारे सामने प्रॉब्लम रहेगी कि फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड को कहां लिखें, क्या वैल्यू ले जाएं हम लोग, क्योंकि वहां तो जब प्रोविजन की बात करेंगे बैलेंस शीट में तो वहां तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों लिखा होगा। तो अब क्या करें, इसको हम ले कहां जाएं। वैसे तो हमारे पास में सिंपल से नियम होता है, अगर हमारे पास केवल और केवल बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हो और स्पष्ट निर्देश भी ना दिया गया हो, तो चलो इसको मैं पहले बता देता हूं। तीसरा पॉइंट ऐसे पहले ही समझ लो आप, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन आएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पर एक प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है और एक करंट ईयर की वैल्यू होती है, सीधे सीधे ये लिखा हुआ है। तो कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। जब कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होता है तो इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, मतलब लाभों का नियोजन माना जाता है। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का
बैलेंस होता है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, उसको क्या करते हैं, इसको हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के दिखाएंगे इसको यूज ऑफ फंड में दिखाएंगे। और जो करंट ईयर का बैलेंस होता है, इसको क्या करेंगे, तो इसको एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो जब कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होगा तो इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा, यही बात अलग ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के संदर्भ में बिना किसी स्पष्ट सूचना के उसे क्या माना जाता है, तो लाभों का नियोजन माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। या फिर पूछ सकता है कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस को कहां दिखाया जाता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूज ऑफ फंड में दिखाया जाता है या एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाता है। और करंट ईयर का जो बैलेंस होता है उसको कहां दिखाया जाता है, तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको दिखाया जाता है, क्योंकि जो करंट ईयर में आपने प्रोविजन किया है उसको नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे, और जो प्रीवियस ईयर में प्रोविजन करके आए थे उसको करंट ईयर में पेमेंट करोगे। बात क्लियर हो गई? जी हाँ सर, क्लियर हो गई। अब देखो अगर ऐसा है तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ 3 वैल्यू हो गई। देखो बैलेंस शीट में लिखा है तो 2 जगह यहाँ पर लिखा होगा और 1 जगह यहाँ पर लिखा होगा, जबकि यूज तो मैक्सिमम हम 2 ही जगह कर सकते हैं। तो 2 जगह यूज करने पर इन 3 वैल्यूज को हम एडजस्ट कैसे करें, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। ठीक है ना। ये अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, इस ऐसे बनाया जाएगा, मतलब पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसे बनाया जाएगा। देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहां ले लेंगे। ठीक है ना। फिर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन के अंदर हमको टैक्स पेड दिया है तो उसको यहां लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, टू बैलेंस, अब जब ओपनिंग बैलेंस यहां होता था ना, क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ 1 वैल्यू लिखी, यहाँ 2 वैल्यू लिखी, तो आपका टोटल हमेशा इधर का ज्यादा होगा। यही टोटल लेकर के हम यहाँ जाएंगे, यहाँ अंतर निकालेंगे, बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशियल वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो हमारा मामला एकदम खत्म हो गया है, सिंपल से सिमट गया है एकदम। कैसे, देखो यहाँ 2 चीजें हैं, इस अकाउंट से आप 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरी आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। चलो वैल्यूज लेकर के मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या किया जाएगा। यहां देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको वैल्यूज के साथ में इसको बता रहा हूं कैसे सेट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास में ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स जो है वो था 40,000, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 30,000 रुपए का टैक्स पे किया गया, करंट ईयर में 30,000 का टैक्स पेड किया गया, तो मैं यहाँ 30,000 लिख लेता हूँ, 30,000, ठीक ना। फिर लिखा क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास में है वो कितना है, 50,000 का है, तो मैंने 50,000 यहां पर लिख लिया। अब क्या हुआ, देखो ये आ गया हमारा 80,000, 80,000 में यहां लेके आ गया, 80,000 में यहां लेके आ गया, 80 से मैंने 40 हटाया, क्या आ गया, 40,000 आ गया। इसका मतलब है कि करंट ईयर में हम प्रोविजन कितना कर रहे हैं, 40,000 रुपए का करंट ईयर प्रोविजन हम कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में हमको करंट ईयर प्रोविजन दिया ही नहीं था। अब मेरे पास क्या हो गया, करंट ईयर प्रोविजन हो गया। ये देखो करंट ईयर प्रोविजन को हम कहां लिखते हैं, एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, ये लिखा एडजस्टेड पीएल। एंट्री क्या हुई है, एडजस्टेड पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तब हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर के क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बात क्लियर हो गई ना, एडजस्टमेंट के साथ में समझ के चलो, जर्नल एंट्री के साथ समझ के चलो। यहां टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तब ये फंड्स एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा और क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इनकम टैक्स पेड। बात क्लियर हो गई। तो अगर हमें प्रोविजन नहीं पता है तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, हो सकता है आपको प्रोविजन पता हो, एडजस्टमेंट में लिखा हो कि करंट ईयर में 40,000 का प्रोविजन किया गया और पेमेंट कितना है ये ना दिया गया हो, तो फिर यही करेंगे। अब हम बिल्कुल लिखेंगे ऐसे ही, देखो 40 40 80, यहां लिखा है 50, तो यहां पर डिफरेंशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। देखो दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमें पेड ना पता हो, टैक्स कितना पेड है वो ना पता हो तो भी निकाल लेंगे, कितना प्रोविजन करना है वो ना पता हो तो भी निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट और फंड्स
फ्लो स्टेटमेंट को तैयार कर सके। बात क्लियर है, समझ में आ गई है? जी हाँ सर, समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं और आगे। नंबर 4 पर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्या है, ये कई तरीके से दे रखा होता है। कभी कभी क्या होता है, आपको दे रखा रहेगा प्रोविजन फॉर डेप, ये कहां होगा, तो बैलेंस शीट में दिया रखा होगा, और एडजस्टमेंट में भी नीचे लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप या केवल डेप्रिसिएशन। ये कहां है, ये एडजस्टमेंट में है, ठीक ना। ऐसे ये दो तरीके से आता है। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको ये बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा। क्या होगा, बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा। सब बहुत कंफ्यूजिंग और हर क्वेश्चन में आने वाला पॉइंट डेप्रिसिएशन। और कंफ्यूजन कितना, कुछ पूछो नहीं, इतना कंफ्यूजिंग है। रुको हमारे साथ बताते हैं। ये वाली कंडीशन बहुत कम क्वेश्चन में होगी, ये वाली कंडीशन मैक्सिमम क्वेश्चंस में होगी। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में इतनी 50,000 रुपए की वैल्यू लिख दी जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब मान लो क्वेश्चन में यह भी दिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी था, और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो पहले 3 लाख की थी, ये 5 लाख की है, और 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी बेची भी गई है। तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये वाला 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में भी लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट कहीं पर भी लिखी जाए लेकिन 2 जगह जरूर लिखी जाती है। तो 2 जगह चली जाएगी, एक जगह प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चली जाएगी और एक जगह एडजस्टेड पीएल अकाउंट में आ जाएगी। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ गया है? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है, क्लियर। अच्छा, अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग भी दे रखी है तो सर क्या करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना, मैंने बताया बहुत कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा चेंज किस में हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज हुआ है या फिर बिल्डिंग में चेंज हुआ है। जिसमें चेंज हुआ है ये डेप्रिसिएशन वहां पर ले जाएंगे। जब तक स्पेसिफिक ना कह दिया गया हो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अगर स्पेसिफिक है तो उसी एसेट्स में लेके जाएंगे। अगर स्पष्ट नहीं है तो उस एसेट्स में ले जाएंगे जिसमें चेंज हुआ है। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी आगे अकाउंट बताऊंगा चल के ना, वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 50,000 वहां ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपका जो बैलेंस शीट है उसमें भी दिया रहेगा डेप्रिसिएशन। उसमें कैसे दिया रहेगा, जो आपका ईयर होगा ना, जैसे मान लो 2014 2015, यहां पर ये 2 वर्ष हैं, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन 60,000 और यहां पर लिखा है 80,000। इस कंडीशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं होगा। एक और कंडीशन लिखी होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा एक एसेट्स है जिसकी कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपए की है, जिसकी WDV 40,000 की है, ठीक है ना, और इसको 2,000 के प्रॉफिट पर इसके सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है 2,000 का। ठीक, ओके। या फिर WDV नहीं देगा तो बताएगा इस पर डेप्रिसिएशन है 10,000, दोनों एक ही बातें हैं, कोई अंतर नहीं है। 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो WDV 40,000 बचेगी, ठीक ना, ऐसे दिया रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, बहुत डेप्रिसिएशन हो गया, कितना डेप्रिसिएशन हो गया, देखो 1 2 3 4 जगह डेप्रिसिएशन है, और हमको लिखना कितनी जगह है, सिर्फ 2 जगह। कितनी जगह लिखना है, सिर्फ 2 जगह। एक जगह एडजस्टेड पीएल में और दूसरी जगह रिलेटेड एसेट्स अकाउंट बनाते समय। एक जगह एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरी जगह आपका रिलेटेड एसेट्स अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड। अब बताओ सर क्या करेंगे हम, 4 जगह लिखा है, कहां ले जाएं इसको। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। अच्छा, ये भी अकाउंट बनाना, जी हाँ सर बना ले सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन है ये एक लायबिलिटी है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले इसका बाई बैलेंस BD, और बाई बैलेंस BD क्या है, जो कुछ भी हमको दिया है, मान लो ये हमको दिया था 60,000, ये जो है ना बैलेंस शीट, ये वाला प्रीवियस ईयर का ये होता है, ये दिया है 60,000 रुपए, तो बाई बैलेंस BD लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में 2 एसेट्स अकाउंट लिखेंगे। तो वहां पर कौन सा लिखेंगे डेप्रिसिएशन, वहां पर वो डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो रिलेटेड एसेट्स पर लगाया गया है।
रिलेटेड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कौन सा लगाया गया है? देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन उस पर लगाया गया है, ठीक है ना। बात क्लियर है? कितना लगाया गया? 50,000 का लगाया गया। ध्यान रखें, अगर ये एडजस्टमेंट में दी है तो 50,000 लिखेंगे, तो ये 10 नहीं लिखेंगे, फिर इसको इग्नोर मार देंगे, इसको इग्नोर मार देंगे, ठीक ना, फिर इसको नहीं लिखेंगे। और अगर एडजस्टमेंट में ये नहीं है, रिलेटेड एसेट्स वाला केवल ये नहीं, केवल ये वाला है, तो फिर हम 10,000 ये वाला लिख लेंगे। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? तो 50,000 हमने ये लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। और बैलेंस CD करते समय हमारा कितना बैलेंस CD था? 80,000 है, ठीक। टोटल किया 1,30,000 आ गया, यही 1,30 यहां लेकर आए, ओके। अब यहां 13 से हमने घटा दिया 6, तो कितना बच गया? 7, मतलब 70,000 बाई एडजस्टेड PL अकाउंट। ये हमारे बैलेंस जो है ना, वो वैल्यू कहां चली जाएगी? एडजस्टेड PL अकाउंट बनाते समय चली जाएगी। कहां चली जाएगी? एडजस्टेड PL अकाउंट बनाते समय चली जाएगी। ये 50,000 रुपए कहां चले जाएंगे? तो रिलेटेड एसेट्स अकाउंट बनाते समय चले जाएंगे। कहां? रिलेटेड एसेट्स अकाउंट बनाते समय। और ये 10,000 तो रिलेटेड एसेट्स अकाउंट बनाते समय ये 10,000 भी वहां चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई है? हाँ, अब क्लियर हो गई है। तो डेप्रिसिएशन के संदर्भ में देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है डेप्रिसिएशन, यही सबसे ज्यादा गलत होता है। तो जितना मैंने बताया है, अगर इस पर कंसंट्रेट करा होगा आपने, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी भी अगर मेरे को केवल सुन रहे हो आप और ऐसे ही सुन रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर सीरियसली सुन रहे हो तो भी 70 से 80% चीजें ही समझ में आई होंगी। आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो उम्मीद है डेप्रिसिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एडजस्टमेंट। नंबर 5 पर बात करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में बहुत, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ मशीन ₹10,000। कितनी? 10,000। डेप्रिसिएशन 2,000, ठीक ना। या तो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, या तो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, और या तो डायरेक्ट WDV दिया रहेगा। WDV 8,000। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो WDV 8,000 है, और WDV 8,000 है, इसका मतलब है 2,000 डेप्रिसिएशन है। क्या है? 2,000 डेप्रिसिएशन है, ये है, ठीक है ना। ये वैल्यू साथ में दी है। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹3,000, या फिर सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹5,000। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपके पास पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाओ कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, पहला क्वेश्चन क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? ओके। दूसरा क्वेश्चन मार्क आपके पास में है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है? एक्चुअल में एसेट्स की वैल्यू है क्या, है ना। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिए रहेंगे, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिए रहेंगे, है ना। तो फिर कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें? तो पहले तो देखो, इसको प्रॉफिट और या सेलिंग प्राइस को जानो। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए हमें। कॉस्ट क्या थी? 10,000। WDV क्या है? 8,000। WDV क्या है? 8,000, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो? WDV ले लो। कितनी? 8,000, ठीक। बात क्लियर। अब अगर इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो क्या करो? ऐड कर लो। जैसे फर्स्ट कंडीशन में 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है इसका 11,000 रुपए सेलिंग प्राइस है ना। और अगर WDV के साथ में आप चले आगे और ये WDV में आपको बताया गया कि 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करो? माइनस कर दो। कितना का सेलिंग प्राइस है? 3,000 का है, ये निकल के आ गया। भाई 11,000 का अगर हम बेचें तो 8,000 की कॉस्ट वाला मटेरियल अगर हम 11,000 में बेचें तो प्रॉफिट कितना होगा? 3,000 हो गया, है ना। और अगर हमारे पास में 8,000 रुपए वाला प्लांट, हम उसको 3,000, अगर 5,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, या उसको बेचने पर मुझे 5,000 का लॉस हो जा रहा है, तो हम बेच कितने में रहे? तो 3,000 में बेच रहे हैं, तभी हमको 5,000 का लॉस हो जाएगा। बात क्लियर होगी। तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो अब मैं यहां पर ऊपर इसको हटाता हूं और यहां पर बताऊंगा कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे
ऐसी कंडीशंस में हम लोग मशीन अकाउंट बना लेंगे। क्या करेंगे? मशीन अकाउंट बना देंगे। मशीन अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे देखो, मशीन क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। मान लो पहले मेरी जो एसेट्स मशीन थी वो कितने की है? 5 लाख की है। ठीक, ओके, बात क्लियर है। फिर लिखेंगे बाई डेप। कौन सा डेप्रिसिएशन? हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन और मशीन अलग से भी दिया हो और 2000 का डेप्रिसिएशन ये है, तो ये वाला तो 2000 में लिखूंगा ही लिखूंगा। हो सकता है आपको एडजस्टमेंट में अलग से भी दिया हो डेप ऑन मशीन। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे और भी दिया हुआ था, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो मैंने 10 और 2 12,000 अब ये वाला डेप्रिसिएशन लिख लिया इस पर कि 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा है मशीन पर। ठीक, फिर मैं इस कंडीशन में चलता हूं, इस वाली कंडीशन में। तो मैंने मशीन को क्या किया? बेच दिया है। मशीन को बेचेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी बाई बैंक अकाउंट। कितना? 11,000 रुपए। मैं इस वाली सिचुएशन में लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो 11,000 में बेच दिया। जब 11,000 में बेचा तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितना? 3,000 का। तो यहां लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, क्योंकि एंट्री होगी आपकी, क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी यहां पर? जब अगर इसको प्रॉफिट पे बेचोगे तो एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, है ना। तो डेबिट साइड में आप पोस्टिंग करोगे टू पीएल अकाउंट, है ना। तो पीएल अकाउंट में आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? या मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट करोगे टू पीएल अकाउंट, क्योंकि मशीन पे प्रॉफिट हो रहा है ना आपको। तो डेबिट साइड में लिखोगे टू पीएल अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? 3,000 का प्रॉफिट हो गया है। इस प्रॉफिट को यहां पर लिख लिया। अगर इस वाली सिचुएशन में होता तो हम लिखते बाई बैंक अकाउंट 3,000 रुपया और बाई पीएल अकाउंट 5,000 रुपया, बात बराबर हो जाती। अब देखो 8,000 रुपए की मेरी बिक्री हुई है, 11 माइनस 3 बराबर 8। क्लियर हो गया? तो ऐसे कर लेंगे। अब यहां पर क्या हुआ? बाई बैलेंस सीडी। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेफिनेटली कुछ होगा ही होगा। क्लोजिंग बैलेंस में मेरा मान के चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन में हमको दिया गया है 6 लाख रुपया। कितना है? 6 लाख रुपया है। अब इधर का टोटल कर लेंगे, 6 और 20, 3 23, 6,23,000 रुपया मेरा टोटल आया। ये 6,23,000 रुपया मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक ना, टू बैंक अकाउंट। कितना? 5,03,000 माइनस करो, 1,20,000 रुपए का आपने मशीन खरीद लिया है। परचेज ऑफ मशीन। ओके, आपका जब भी कंपटीशन वाला कोई एग्जाम होता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, ये सिचुएशन आपको एक लाइन में दे दी गई है ना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के साथ में, और आपसे कह रहा है बताइए परचेज ऑफ असेट्स है या फिर सेल ऑफ असेट्स है, और अगर परचेज ऑफ असेट्स है तो कितनी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1,20,000 रुपया, है ना। इस तरीके से अकाउंट बनाकर हम लोग परचेज ऑफ असेट्स या फिर सेल ऑफ असेट्स, अगर इधर का टोटल ज्यादा आ जाता तो सेल ऑफ असेट्स निकल के आ जाती। अब क्या करेंगे? देखो ये वाला जो हमारा बैलेंस आया है 1,20,000 रुपया, इसको कहां लिखेंगे? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे इसको। और ये वाला जो पैसा है हमारा 12,000 रुपया, इसको डेबिट साइड ऑफ एडजस्टेड पीएल अकाउंट वहां पर लिखेंगे। ठीक, बात बराबर हो जाएगी। देखो सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन नहीं गया 2 जगह, क्यों नहीं गया भाई? देखो ये एक जगह अकाउंट में आ गया, जब अकाउंट में आया तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया, यहाँ इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ चला जाएगा, है ना, हो गया एक जगह। और दूसरी जगह एडजस्टेड पीएल अकाउंट में डायरेक्ट हम लिख ही रहे हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो देखिए ये वो मैक्सिमम अकाउंट चीजें हैं। आपको मैं क्या बता रहा हूं, अगर इस तरीके की चेंजेस किसी भी एसेट्स के साथ हुई हो, मान लो 2-3 एसेट्स के साथ ऐसे चेंज हुए हो, तो आप 2-3 एसेट्स के साथ ऐसा अकाउंट बना लीजिएगा। बिना अकाउंट बनाए बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको 5 वीडियो दिए, ओके, और उन 5 वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट मेरी तरफ से खत्म है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आएंगी। ज्यादातर चीज ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है ना। ध्यान रखना एडजस्टमेंट। हाँ, एक पॉइंट लास्ट और रह गया। अगर क्वेश्चन में हम लोग बात करें आगे, 6 नंबर पे बात करते हैं, 5 यहां हो चुका है, 6 नंबर की बात करते हैं। आपको करंट ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिया है, करंट ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिया है।
एंड ऑल्सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो करंट ईयर प्रॉफिट हमको एडजस्टमेंट में दिया है उसको इग्नोर मार देंगे, जो बैलेंस शीट में दिया है उसी पर पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया ही नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग है ही नहीं, ना तो क्वेश्चन में ड्राइंग है, ना ही इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हुआ है, तो इस कंडीशन में जो हमें करंट ईयर प्रॉफिट दिया है फिर उसी को क्वेश्चन में आधार मानकर एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको इग्नोर मार देंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। बात आपको क्लियर हो गई है? जी हाँ सर, क्लियर हो गई है। अगर कैश में डिविडेंड्स पेड कर दिया है, अगर कैश में डिविडेंड्स पेड कर दिया है तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूज ऑफ फंड में लिखेंगे जाके। ये याद रखिएगा आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ। और उम्मीद है अगर इन 6 एडजस्टमेंट को आपने ध्यान से सुन लिया है, चीजों को सही तरीके से समझते हुए हमारे साथ बने रहे हैं, तो अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, परफेक्ट क्वेश्चन, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट होंगी, मैक्सिमम एडजस्टमेंट होंगी। पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड पीएल, फंड फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आपको करवाऊंगा, ताकि आप उसको आधार बना करके आगे प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर मैं ये चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो अभी बता रहा हूं। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा ही होगा, तो भाई यार लाइक भी कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। अपने कमेंट्स हमको जरूर दो कमेंट बॉक्स में आकर के कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा कुछ भी, लेकिन आप बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां देखेंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।